आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम कैसे पहुँचें, बिना भीड़ के कैसे स्नान करें, संगम से अरेल घाट कैसे जाएं, साथ ही लेटे हुए हनुमान जी, अक्षय वट, पातालपुरी मंदिर, अकबर किला और न्यू यमुना पुल भी दिखाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मौनी अमावस्या 29 जनवरी के दिन भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं का स्वर्गवास हो गया था। तो हम वो तरीका बताएंगे जिसे जानकर आपकी जान बच सकती है। अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी है। बिना खतरा उठाए आप आसानी से मेला क्षेत्र में घूम सकते हैं। वो कैसे, आगे देखेंगे। इसी तरह प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मित्रों, महाकुंभ 2025 के लिए करीब 1200 स्पेशल ट्रेनों के आने की व्यवस्था की गई है। आप भारत के किसी भी मुख्य शहर से ट्रेन पकड़कर यहां पहुंच सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज के लिए इस समय 34 ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत भी उनमें से एक है, लेकिन इसका किराया थोड़ा महंगा है, इसलिए हम दूसरी ट्रेन देखेंगे, जिनमें आमतौर पर स्लीपर सीट का किराया 355 रुपये से शुरू होकर 485 रुपये तक है। बाकी अन्य क्लास भी हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो स्लीपर सीट सही रहेगी। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी ट्रेन आए तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ट्रेन यहाँ कुछ देर के लिए रुकती है और कुछ ट्रेन काफ़ी समय भी लेती है यहाँ, इसलिए आराम से चढ़िए। धक्का मुक्की या ज़ोर ज़बरदस्ती करके जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और भगदड़ भी मच सकती है, जिससे जान और माल का नुकसान होने के चांस रहते हैं। जैसे 29 जनवरी को मेला क्षेत्र में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसका सबको दुख है। ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं का भी कर्तव्य बनता है कि वो संयम और शांति बनाए रखें, आराम से चले, सारे नियमों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें, ज़बरदस्ती बैरिकेड लांघने की कोशिश ना करें। पुलिस वाले आपकी भलाई के लिए हैं, उनकी बताई गई बातों का पालन करें। ये आस्था और श्रद्धा का संगम है। हम चाहते हैं कि सब यात्री यहाँ डुबकी लगाकर सकुशल मंगल ठीक ठाक घर वापस लौट जाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में सब अपना सहयोग दें, क्योंकि ये 2-4 व्यक्तियों की बात नहीं है। इस 45 दिन के महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तो ये किसी एक के बस की बात नहीं है। सब अपना सपोर्ट करेंगे तभी ये व्यवस्था सही तरह से चल पाएगी। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ट्रेन और प्लेटफार्म की जानकारी के लिए स्टेशन पर पुलिस के साथ ही रेलवे की पीली जैकेट पहने कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो सही डिटेल देंगे। देखिए, कुंभ में भगदड़ मचने का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जो कि बहुत दुख की बात है। कुंभ में अब तक कितनी घटनाएं हुई हैं जिससे लोगों की जान गई हैं, अगर हम उस पर निगाह डालें तो 1820 के हरिद्वार कुंभ में 450 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। 1840 में प्रयागराज में 50+ लोगों की जानें गई थी। सबसे भयानक मंजर आज़ाद भारत के पहले कुंभ प्रयागराज में 3 जनवरी 1954 को देखने को मिला, जिसमें भगदड़ से 1000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। 1906 में प्रयागराज में 50 और 14 अप्रैल 1986 में हरिद्वार कुंभ में 50 श्रद्धालुओं की डेथ हुई थी। इसके बाद 2003 के नासिक में 39 लोगों की और 2010 में हरिद्वार में 7 व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। आगे देखें तो 10 जनवरी 2013 को प्रयागराज में आयोजित कुंभ में 42 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस तरह भगदड़ से मानव जीवन का नुकसान होता रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारी समझें। सरकार और पुलिस के भरोसे सब कुछ ना छोड़ें, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है, इससे व्यवस्था बनी रहे। एक और ज़रूरी बात कि प्रयागराज जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 2 जगह बने हैं। एक तो यहाँ पर जो मेन जंक्शन है, लेकिन कुछ ट्रेनें प्रयागराज से दिल्ली या अन्य स्थानों के लिए यहाँ से नहीं चलती। वो जाती हैं यहाँ से करीब 200 या 500 मीटर आगे
बने प्लेटफॉर्म से। वापसी में मेरी दिल्ली के लिए ट्रेन थी जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आनी थी प्रयागराज में। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं कुछ देर तक मेन जंक्शन पर खड़ा रहा। बाद में मालूम हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म 9 या 10 पर आएगी। यहाँ प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहे थे, तो मैंने पुलिस वालों से पूछा। उन्होंने बताया कि ये दोनों प्लेटफॉर्म आ गए हैं। मैं भागा भागा यहाँ आया लेकिन भागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन करीब 14 घंटे लेट थी। वो कैसे, आगे बताएंगे। चलिए अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं वहाँ जहाँ गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन हो रहा है, संगम यानी कि त्रिवेणी पर। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचना होगा, जहाँ से ऑटो रिक्शा, टेम्पो और अन्य वाहन मिलते हैं। मित्रों, वाहनों का रूट स्नान वाले दिनों और बिना स्नान के दिनों में अलग अलग रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते से मैं बाहर निकला या जिस मार्ग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो आपको मिले। इसमें चेंज होते रहते हैं। आप महाकुंभ में कभी भी आ रहे हो, कहीं से भी डायरेक्ट संगम तक कोई भी वाहन नहीं मिलेगा। पैदल भी चलना होगा, तो पूरी तैयारी से आएँ। ऐसा ना सोचे कि हम तो पूरे आराम से पहुँच जाएंगे। भाई साहब, ये तीर्थ नगरी में आप आए हैं, और वो भी महाकुंभ में, जहाँ करोड़ों लोगों की संख्या आएगी। तो सुविधा का जो है आप बिल्कुल त्याग दीजिए, अपनी तरफ से परिश्रम कीजिए। पैदल चलना पड़ेगा, ये मान कर आइए, क्योंकि इतनी सी कम जगह में करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो सबकी व्यवस्था करने के लिए अगर वाहन अलाउ कर दिया जाए तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जिससे समस्या हो सकती है। इसलिए पैदल का यहाँ रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ से शेयरिंग में ऑटो रिक्शा या टेम्पू से आगे तक के लिए 30 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति लगते हैं। ये ऑटो करीब 3 किलो माफ़ करना मित्रों, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, कृपया एडजस्ट कर लीजिएगा। ये ऑटो करीब 2-3 किलोमीटर तक आगे लेकर जाते हैं और यहाँ लाकर छोड़ते हैं। अब संगम तक हमें पैदल ही जाना होगा, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के आसपास होगा। इसलिए अपने पास वज़न कम रखें और चलने के लिए तैयार हो जाइए। आप तीर्थयात्री के रूप में आए हैं तो चलने में आलस ना करें। सोचकर आएँ कि कम से कम आना जाना कुल मिलाकर 10 किलोमीटर तो पैदल चलना ही है। रास्ते में कई गेटों से होकर गुजरेंगे। सब द्वारों का अपना महत्व है। देश के लगभग सारे प्रमुख न्यूज़ चैनल यहाँ पर मिलेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम पर। यहाँ से थोड़ा सा आगे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती जी जो है आपस में मिल रही हैं। वहाँ से जल बहकर यहाँ भी आ जाता है, इसलिए इस स्थान को भी संगम कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बड़ा संभल कर स्नान करना होगा। मौनी अमावस्या के दिन संगम से थोड़ी ही दूर पर भगदड़ हुई थी। सब लोग संगम पर स्नान करना चाहते थे क्योंकि नदियों का मिलन वहाँ होता है। लेकिन मित्रों, मेला क्षेत्र में 12 किलोमीटर के एरिया में नहाने के लिए 10 पक्के और 31 अस्थायी घाट बनाए गए हैं। ऐसा माइक में अनाउंस भी होता रहता है कि जितना पुण्य संगम पर स्नान करने से मिलेगा, उतना ही अन्य घाटों पर भी फल प्राप्ति होगी। तो आप जिस भी घाट के पास हैं, जहाँ भी भीड़ कम दिखाई दे, वहीं पर स्नान कर ले और नहाकर आगे बढ़ते रहें। एक जगह पर ना रुकें। छोटी सी भी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए नहाते रहें और चलते रहें। इन घाटों तक पहुंचने के लिए 14 मुख्य और 18 अन्य मार्ग बनाए गए हैं, जिससे अन्य घाटों तक पहुंच सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ ठीक ठाक तरीके से जो है अरेंज किया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर दिन रात काम कर रहा है। लेकिन आप अपनी तरफ से भी सारे नियमों का पालन करें। जो पुलिस कहे वो करते रहें। अगर वो कहती है कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक जगह पर अगर काफ़ी मात्रा में भीड़ जमा हो जाएगी तो उससे जो है अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करना है। सब कुछ हम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पुलिस वाले तो कुछ हज़ारों की संख्या में हैं और हम लोग हैं करोड़। तो बेचारे वो इन सब को मैनेज कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है।
तो चलें अब आपको संगम से आगे अरेल घाट की ओर लेकर चलते हैं, जहां अमृत स्नान वाले दिन कम भीड़ में स्नान कर सकते हैं। अगर नाव से जाएंगे तो संगम से अरेल घाट ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों लगभग नदी के आमने सामने ही है। लेकिन फ़िलहाल संगम से अरेल घाट के बीच नाव नहीं चल रही, तो हम यमुना नदी के ऊपर बने ब्रिज से होकर गुजरेंगे, जो कि आगे आएगा। संगम से आगे रास्ते में खाने पीने की चीज़ें और रेस्टोरेंट आते रहते हैं। भूख लग रही हो तो यहाँ कुछ खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए लग रहा है कि आपका नंबर आने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। हालांकि आगे हम भंडारा भी दिखाएंगे, जहाँ पर मुफ्त में खाना है। वो सामने देख रहे हैं वो है अकबर किला, उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। फ़िलहाल यमुना जी के किनारे पर चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ कई नावें खड़ी हैं जो संगम और अन्य जगहों के लिए जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए पुलिस वालों ने कुछ समय के लिए बोट राइड रुकवा दी। अच्छा, बोट अलाउ ना। एक व्यक्ति बता रहे थे कि यहाँ किले के पास से एक शॉर्ट रास्ता यमुना पुल की ओर निकलता है, लेकिन उस रास्ते से फ़िलहाल आगे नहीं जाने दे रहे, तो हम पूरा घूमकर अरेल घाट की ओर बढ़ेंगे। संगम से करीब 1 किलोमीटर आगे सेक्टर 4 में लेटे हुए हनुमान जी या कहीं बड़े हनुमान जी का मंदिर है। ये उनका प्रवेश द्वार है। महाकुंभ में कुल 25 सेक्टर्स हैं। इसके थोड़ा अंदर जाकर हनुमान जी की 20 फीट लंबी मूर्ति है, जो पूरी दुनिया में हनुमान जी की एकमात्र लेटे हुए अवस्था में प्रतिमा है। संगम में स्नान करने के बाद इनके दर्शन करना आवश्यक माना गया है। इनके दर्शन अगर आप नहीं करते तो कहते हैं कि आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। ये मंदिर करीब 600 से 700 वर्ष पुराना बताया गया है। पास में बहती गंगा जी का जब जल स्तर बढ़ जाता है तो उनका जल हनुमान जी की इस प्रतिमा को पूरी तरह से ढक लेता है। कहते हैं कि ऐसे ही गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। इसके पास जो किला बना है उसको प्रयागराज किला या अकबर का किला कहते हैं। जब ये किला नहीं था तो इस स्थान पर अकबर ने किला बनवाना शुरू किया। बजरंगबली जी की मूर्ति तब भी यहीं थी। अकबर ने हनुमान जी की इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की। उसके 100 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पर लगे मूर्ति को उठाने में। वो प्रयास करते रहे, लेकिन हर बार मूर्ति ज़मीन में धंसती रही और 6-7 फीट नीचे चली गई। अकबर के बाद औरंगजेब ने भी मंदिर और मूर्ति को तोड़ना चाहा, लेकिन वो हनुमान जी की मूर्ति को टस से मस ना कर पाए। आज भी किले की दीवार बजरंगबली जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है। तो बोलो जय बजरंगबली जी की। इनके और भी नाम हैं, जैसे किले वाले हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी। यहाँ पुलिस बहुत है। लाइन को सही रूप से चलाने के लिए लकड़ियों की गैलरी बनाई गई है। इसके पार जो देख रहे हैं वही अकबर का किला है। महाकुंभ में टॉयलेट की कोई समस्या नहीं है। यहाँ लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। हाँ, तो हम कहाँ थे? अकबर के किले पर। इसके निर्माण की कोई फिक्स डेट मालूम नहीं पड़ती। कुछ का मानना है कि अकबर के किले की नींव 1583 में रखी गई थी। निर्माण कार्य इसका जो चला वो 45 वर्ष 5 महीने और 10 दिनों तक चलता रहा, जिसमें लगभग 5,000 से 20,000 मजदूर के काम करने की बात बताई जाती है। इसमें लागत की बात करें तो 6 करोड़ 17 लाख 20,214 बताई गई है। ये 30,000 वर्ग फुट में फैला है। वर्तमान में यहाँ पर भारतीय सेना रहती है, लेकिन कुछ हिस्से पर्यटकों के लिए भी खुले हैं। वापस गए थे वापस। किले के अंदर अक्षयवट नाम का वृक्ष है, जिसमें अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो, और वट कहते हैं बरगद के पेड़ को, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिसको कभी मिटाया ना जा सके। इसके नाम को आप इससे समझ सकते हैं कि इस वृक्ष को आक्रमणकारी जहांगीर ने कई बार काटा। इसके तने पर लोहे की कढ़ाई को गरम लाल करके ठोक दिया गया। इस तरह अकबर और औरंगजेब ने ना जाने इसको नष्ट करने के कितने प्रयास किए, लेकिन वो पेड़ को बिल्कुल भी मिटा नहीं पाए।
ये पेड़ हर बार उगकर आता रहा, वो इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। इस वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको माता सीता के आशीर्वाद देने की बात कही जाती है कि जब सारी धरती जल में समा जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी ये वृक्ष हरा भरा रहेगा। माना जाता है कि बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण जी इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे और बाल मुकुंद रूप में श्री हरि जी इसके पत्तों पर सोते हैं। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इस वृक्ष का भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने इस वृक्ष के नीचे आराम किया था। अक्षयवट वृक्ष के पास कामकूप नाम का एक तालाब हुआ करता था। इस वृक्ष पर चढ़कर कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तालाब में छलांग लगाते थे और अपनी वो जान यहाँ पर दे देते थे ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। ऐसी मान्यता भी थी एक टाइम में। 644 ईस्वी पूर्व में आए चीनी यात्री हुइन सांग ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था। बाद में उस कुएं को ऊपर से ढक दिया गया। इसके बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। किले के अंदर जमीन के नीचे पातालपुरी मंदिर भी है, जिसमें 43 देवताओं की मूर्तियां हैं। किले के सामने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर है। सच में ये बहुत कमाल की जगह है। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो ज़रूर देख कर जाएँ। इसमें कई स्क्रीन लगी है जिनमें कुंभ सहित अन्य इतिहास के बारे में बताया गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद आज से पहले ना देखी हो, ना महसूस किया हो। ऐसा यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा, तभी तो इसका ये नाम रखा गया है। किले से कुछ दूर आगे श्री जगदीश भगवान मंदिर के दर्शन होंगे। इस रास्ते से हमें काफ़ी दूर पैदल चलना होगा, जो आगे एक पुल से कनेक्ट होगा। यहाँ से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन 6 और नैनी 8 किलोमीटर है। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगी हैं। इस समय हम सेक्टर 2 में चल रहे हैं, जहाँ पर कई कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को प्रतीक के तौर पर बनाया गया है, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का है। थोड़े आगे संविधान गैलरी आएगी। इसके बाद राइट साइड में चाय पॉइंट बना है। इनसे निकलकर थोड़ा आगे आएंगे तो ऑर्डिनेंस डिपोट फोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर टैंकर देखने को मिलेगा। ये गंगा पंडाल है। इसके आगे खाने पीने के लिए भंडारा लगा है, जिसके लिए लोग खड़े हैं। महाकुंभ में सिक्योरिटी के लिए कई तरह की पुलिस तैनात है। जैसे ये घुड़सवार पुलिस लाइन है, ऐसे ही एक जगह पर मैंने जल पुलिस लिखा देखा था। अब हम पहुंच चुके हैं न्यू यमुना ब्रिज पर, जिसको नैनी ब्रिज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु भी कहा जाता है। 4 लेन वाला पुल करीब 1.5 किलोमीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा है। ये पुल भारत के सबसे लंबे केबल वाले पुलों में से एक है। यमुना नदी के ऊपर बना ये पुल 2000 में बनना शुरू हुआ था और 2004 के लास्ट में बनकर तैयार हुआ, जो नेशनल हाईवे 30 पर है। पुल के बीच के खंभों की सबसे ज़्यादा जो दूरी है ना, वो 260 मीटर की है। सेतु करीब 1000 करोड़ की लागत में बनकर पूरा हुआ था। इस ब्रिज से नैनी होते हुए मिर्ज़ापुर और मध्य प्रदेश जाते हैं। ऊंचाई तो देख इसकी, इसे मत छोड़ दी कभी खराब हो जाएगा यार। ये तो खूब चल रही। ये क्या बुकिंग हो रही क्या? यहाँ अंदर ना दे रहा कोई। कूद जाएंगे यहाँ से। अब ना तो किसी ने फेंक दिया तो नीचे जाने से पहले तो बीच में हार्ट अटैक से मर जाएंगे। मित्रों, यहाँ से नीचे देखकर ही डर लग रहा है। ये कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर बना है। सच में यार कमाल है। इतना विशाल पुल बनाया गया है, कितने मोटे तार लगे हैं।
नीचे नाव चल रही है। सन 2004 से अब तक करीब 1000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ से कूदकर सुसाइड की है, अपनी जान यहाँ पर दी है। इसलिए कुछ लोग इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं, या कहें कि मोक्ष पॉइंट भी कुछ लोग अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं। हालांकि मोक्ष पॉइंट तो पहले बताया जाता है वही अक्षय वट के पास। प्रयागराज शहर को नैनी से जोड़ते इस पुल को बनाने के लिए डेनमार्क की कंपनी से परामर्श लिया गया, जिसको बाद में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने मिलकर बनाया। अब इसको क्यों बनाया गया, तो यहाँ से थोड़ी दूर यमुना नदी पर एक अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, वो है ये ओल्ड नैनी या कहें कि ओल्ड यमुना ब्रिज, जिसके ऊपर से अभी ट्रेन गुजर रही है। ये मेरी जब की वीडियो है जब मैं सिक्किम और दार्जिलिंग गया था। तो सिक्किम से वापस आते समय मैंने न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन पकड़ी, तो वो ट्रेन जब दिल्ली जा रही थी तो इसी प्रयागराज के ओल्ड यमुना ब्रिज से होकर गुजरी थी। ये तब की वीडियो है। पुल के ऊपर से अभी ट्रेन गुजर रही है। ये 2 डेक वाला पुल है। सबसे ऊपर ट्रेन चलती है, इसके नीचे वाले डेक पर कार बाइक जैसे 2 या 4 पहिया वाहन दौड़ते हैं, और नीचे नदी में नावें चलती हैं, बोट। देखिए कमाल की बात है ना। इसको बनाने की योजना 1855 में की गई थी। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1859 में, और 15 अगस्त 1865 को इसको बनाकर पब्लिक के लिए खोल दिया गया। अब यार 160 वर्ष पुराना ब्रिज हो चुका है, तो इस पर भार कम करने के लिए ये नया यमुना नैनी ब्रिज बनाया गया। लेकिन आज भी पुराने नैनी ब्रिज पर 200 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। इस पुल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है पुराने वाले की। अनेकों खास बात में से इसकी एक खासियत है इसका पिलर नंबर 13, जो हाथी पाँव या जूते के जैसे आकार का बना है। इसके बारे में भी एक कहानी है, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, तो वापस नए पुल पर आते हैं। पुल के नीचे और पास में टेंट सिटी बनी है। इसके पास ही थोड़ी दूर अरेल घाट है, या कहे कि ये अरेल घाट का ही एरिया है। ये जाने वाले हैं, ये आगे नहा के यार है ना। चूँकि पुल के काफ़ी दूर तक बीच में नहीं उतर सकते, इसलिए हम आगे ही बढ़ रहे हैं। यहाँ से काफ़ी लोग नीचे जा रहे हैं। हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अरेल घाट जाना है। पुल से नीचे उतरते समय सावधानी रखें अगर उतर रहे हैं तो। जैसे यहाँ पर है ना, बीच बीच में कुछ लोग नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें। हम तो सेफ तरीके से नीचे उतर गए, वहाँ रास्ता आसान था, लेकिन ये जाल के ऊपर से चढ़ उतर रहे हैं, जिससे समस्या हो सकती है। पुल के नीचे से राइट साइड से रास्ता अरेल घाट की ओर जाएगा। इधर मंदिर भी है। ये शिवालय पार्क है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। बीच बीच में पुलिस खड़ी है। यहाँ से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आप पुलिस में हैं या कोई ज़रूरी वाहन है तो यहाँ से जा भी सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अरेल घाट पर। शायद ये यहाँ का सबसे बड़ा और सुंदर घाट है। यहाँ आने का एक बड़ा फ़ायदा आगे बताएंगे। ये घाट नैनी शहर की तरफ है। घाट को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। नहाने के हिसाब से सही है वैसे वहाँ के मुकाबले। छोड़ कर भाग जाग रहा चंद्र द्वार है भाई ये। झोपड़ी सी है ना रहने के लिए। यहाँ पर पानी के बीच में ये कॉटेज है, जहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ नहाने की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, इसलिए यहाँ नहाने में कोई समस्या नहीं आती। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो जहाँ चाहें वहाँ स्नान कर सकते हैं। हम तो संगम से होकर आए थे। एक दिन पहले हमने संगम में डुबकी लगाई थी, और आज हम यहाँ पर आए हैं अरेल घाट पर। अगर आपको यहाँ बिना संगम के आना है, मतलब दूसरी साइड से, तो आपको उतरना होगा नैनी रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से ये 4 किलोमीटर है। आने के रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती, और अगर बिना स्नान वाले दिन आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी नज़दीक तक वाहन भी मिल सकते हैं। हम भी इसी घाट पर नहाने आए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो
लाल और नीले डिब्बे से रखे हैं पानी के ऊपर। इनसे आगे जाकर नहाने की कोशिश ना करें। मारो डुबकी। ये वीआईपी घाट है जहाँ से हमारे एक साथी जल भरकर आए थे। देखिए, हम कोई वीआईपी नहीं है। हमारे एक साथी ने पूछा कि यहाँ से क्या हम जल भरकर ले जा सकते हैं, तो पुलिस वालों ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो वहाँ गए और जल भरकर ले आए। यहाँ से संगम के लिए नाव मिलती है जिसका किराया कोई फिक्स नहीं है। अमृत स्नान वाले दिन ये किराया बढ़ जाता है और बाकी दिन कम रहता है। तो 200 रुपये के आसपास मानकर चल सकते हैं। बाकी आपकी सौदेबाजी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे कम कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि हम संगम तक लेकर जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, आप संगम में स्नान कीजिए और वापस फिर बोट से आ जाइए। लेकिन इसमें सवारी करने के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने पूछा कि नंबर कितनी देर में आएगा, तो बोले कि अभी कई घंटे लगेंगे। अब हमारे पास समय इतना नहीं था, तो इसलिए हमने बोटिंग नहीं की। यहाँ काफ़ी सारी कंपनियों और सरकार के टेंट लगे हैं, लेकिन इनमें किराया, जैसे मैंने पहले बताया, कि काफ़ी महंगा रहता है। हाँ, फ्री में ठहरने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देकर ही रुकना है। फ्री में रुकने के लिए भी सरकार द्वारा कई जगह व्यवस्था की गई है, तो आप वहाँ भी आराम से रुक सकते हैं। मित्रों, 2 दिन महाकुंभ में बिताने के बाद अब मैं वापस दिल्ली जाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं नैनी जंक्शन के निकट अपने एक मित्र के पास रुका हुआ था, लेकिन समस्या ये है कि मेरी प्रयागराज जंक्शन से रात 8:30 बजे की ट्रेन है, जो अभी के हिसाब से करीब 6 घंटे की देरी से चल रही है। रात के लगभग 1 बजे मैं नैनी स्टेशन पर जा रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले प्रयागराज जंक्शन पहुँचूँगा और वहाँ से तो मेरी आगे के लिए दिल्ली के लिए ट्रेन है ही। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन क्यों नहीं पहुँच जाता सवारी पकड़कर कोई वाहन, क्योंकि अमृत स्नान का दिन है आज। पुलिस वालों ने कई रास्ते बंद कर रखे हैं, अंदर किसी भी वाहन को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचा। यहाँ एडवांस बुकिंग उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जनरल क्लास का टिकट लेना पड़ा। ऑनलाइन मैंने देखा कि कोई एडवांस मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया ऑनलाइन, इसलिए साधारण जनरल क्लास का टिकट मैंने ले लिया। वैसे ही बस 10 किलोमीटर तो जाना था। आगे प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली के लिए मेरी ट्रेन बुक है ही, जो लेट चल रही है। काफ़ी देर बाद नैनी जंक्शन पर ट्रेन आई। ये जनरल क्लास का डिब्बा है। मैं काफ़ी समय बाद ऐसे कोच में बैठा हूँ जिसमें बैठकर अच्छा लग रहा है कि चलो, ये भी जो है एक ज़िंदगी का मतलब यात्रा का एक पार्ट है, तो मुझे कोई समस्या नहीं हुई। अच्छा लग रहा है यहाँ बैठे हुए। हर तरीके का एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने जनरल ट्रेन में काफ़ी यात्राएं की हैं। अब कुछ टाइम हो गया था बैठे हुए, तो आज ये सौभाग्य मिला जनरल डिब्बे में सफ़र करने का। कहते हैं ना कि जब देर होती है तो देर ही होती जाती है। ऐसे ही ये ट्रेन 20 मिनट में पहुंच जाती प्रयागराज जंक्शन, लेकिन इसने समय लिया 2 घंटे से ज़्यादा का और पहुंची 3 बजे के आसपास सुबह के। आखिरकार मैं प्रयागराज जंक्शन पर पहुंच गया। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया कि प्लेटफॉर्म 9 और 10 आ गए हैं, तो जंक्शन से करीब आधा किलोमीटर आगे भागता हुआ मैं यहाँ पर पहुँचा। मेरी ट्रेन GCT आनंद विहार एक्सप्रेस 22433 थी, जो धीरे धीरे करके और ज़्यादा लेट होती जा रही थी। पहले 6 घंटे लेट थी, फिर 8 घंटा लेट हुई। इस तरह उसका टाइम जो है बढ़ता जा रहा था। तो मैं करता भी क्या, अन्य ट्रेन को आते जाते देखता रहा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। कभी इधर कभी उधर चल फिर कर ऐसे ही नज़ारा देखते रहा। लेकिन हाँ, चेहरे पर कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि कुछ कठिनाई और असुविधा होना यात्रा का ही एक भाग होता है। तो मैं इसके लिए पहले से तैयार था। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आखिरकार हमने 144 वर्ष बाद आने वाले महाकुंभ के दर्शन कर लिए और संगम पर डुबकी भी लगा ली, और अरेल घाट पर भी। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो मन में शांति और तसल्ली थी कि चलो कुछ तो हमने प्राप्त किया। अब इतनी ज़्यादा कठिनाई परेशानी तो आती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं प्रयागराज जंक्शन सुबह 3 बजे पहुंच चुका था और ट्रेन आई सुबह करीब 6:30 बजे, यानी कि
3.5 घंटे में ऐसे ही ठंड में प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। इस ट्रेन के आने का समय रात 8:30 बजे का था और ये आई सुबह 6:30 बजे, यानी लगभग 10 घंटे ट्रेन लेट है। चूँकि महाकुंभ के लिए ट्रेन आसानी से नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे हर हाल में जाना था, तो मजबूरीवश फर्स्ट क्लास का टिकट लेना पड़ा, जिसका किराया 2360 रुपये था। और कोई सीट मिली भी नहीं और ना ही ट्रेन उपलब्ध थी, तो फर्स्ट एसी का ही मैंने बुक कर दिया। अब यार जब महाकुंभ में जाना है तो बस जाना है। सभी ट्रेन में वेटिंग ज़्यादा थी, बाकी सीट्स की भी लंबी वेटिंग थी, इसलिए ये सीट मिल पाई। हाँ, ये भी वेटिंग में थी, लेकिन इसकी वेटिंग कम थी, तो सोचा कि ये कंफर्म हो जाएगी। मैं फर्स्ट एसी में पहली बार बैठा हूँ। इसके अंदर की सीट दिखा देता हूँ। इसमें 2 तरह की सीट्स होती हैं। एक तो ये जिसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे 2-2 सीट्स हैं। इस 4 सीट्स को केबिन बोलते हैं। मेरी सीट इसी तरह के केबिन में है। अंदर से आप अपना गेट भी बंद कर सकते हैं। जबकि दूसरी क्लास कूप की होती है, जिसमें सिर्फ ऊपर नीचे 2 सीट्स हैं। अगर आप 2 हैं और प्राइवेसी चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है कूप का। ट्रेन चलना शुरू हुई। मैंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था और नींद भी नहीं ली। नींद कहाँ लेता भाई, सुबह 1 बजे तो मैं चल दिया, मतलब रात के मान लो या सुबह के, इतने अंधेरे में तो मैं निकल गया, तो कब सोता। और उससे पहले वैसे ही मेला क्षेत्र से आए थे, तो सोने का भी मौका नहीं मिला। इस तरह मेरा ये हाल हो रखा है। लेकिन ये सुकून है कि चलो ट्रेन आई तो सही। अब भले ही दिल्ली ये 2-4 दिन बाद पहुँचे या 1 महीना बाद पहुँचे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीट पर लेटे हुए जाना है। खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया, जो कानपुर में मिलने वाला था, लेकिन नहीं आया। तो काफ़ी देर बाद एक स्टाफ से बात की। उन्होंने कहा कि ये लो सर जी, 150 रुपये में करीना कपूर ने शाकाहारी बिरयानी भिजवाई है। क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए शाकाहारी चीज़ खाता हूँ। मैंने देखा तो सफ़ेद चावल ही लग रहे थे। खैर भूख लग रही थी तो खा गया। ट्रेन इतनी लेट हो गई कि स्टेशन पर फफूंद जम गया। इस स्टेशन का नाम यही है। एक मज़े की बात बताऊं कि चूँकि मेरा डिब्बा फर्स्ट एसी क्लास में था, जो काफ़ी महंगे होते हैं, तो एक व्यक्ति ने 1 लीटर पानी की बोतल मंगाई स्टाफ से। रेलवे के स्टाफ ने सोचा कि जब ये इतने महंगे कोच में सफ़र कर रहा है, तो इसे पानी भी महंगा ही बेच देता हूँ। उसने 20 रुपये की पानी की बोतल उसको 100 रुपये में दी। उसके बाद वो मेरे पास आया कि आपको भी चाहिए क्या पानी। मैं बोला कि ना भाई साहब, इतनी महंगी तो मैं बोतल नहीं लूँगा। पता नहीं उसने क्या सोचा। वो थोड़ी देर बाद आया और 20 रुपये में ही उसने मुझे वो पानी की बोतल दे दी, जबकि उसको दी थी 100 रुपये में। तो कहते हैं ना कि जब आप कहीं मार्केट जाते हैं और अगर गाड़ी से उतरते हैं तो दुकान वाले रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं भी भाई साहब पक्का था, मुझे सब जानकारी थी, इसलिए मैंने 20 रुपये से ऊपर नहीं दिए। 14 घंटे की देरी से आखिरकार अपनी ट्रेन आनंद विहार स्टेशन पर पहुंची गई। सुबह 5:30 बजे आनी थी ये ट्रेन यहाँ पर, और पहुंची शाम के 7:30 बजे के आसपास। चलो कोई शिकायत नहीं है, सब ठीक रहा। महाकुंभ हो आए, जो दोबारा 144 वर्ष बाद आएगा। 3 पीढ़ियाँ भी इसको नहीं देख पाएंगी, इसलिए सुख दुख चलते रहते हैं, बस काम होना चाहिए। जो कि मैं महाकुंभ देखकर मैंने पुण्य प्राप्त कर लिया, कि मन में सुकून था कि चलो अब सब ठीक हो गया। मैं दोबारा भी महाकुंभ जाऊंगा जब भी समय मिलेगा। अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए नहीं जा पा रहा, लेकिन जब मौका मिलेगा तो महाकुंभ पूरा होने से पहले ही, 26 फरवरी से पहले ही मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो चले मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय गंगा यमुना मैया जी की, और हर हर महादेव। आनंद विहार स्टेशन की ओर से आप सभी यात्रियों से मोबाइल फोन और छोटे बच्चे तथा बैग का खास तौर पर